नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। सार्थक न्यूज.com के समीक्षात्मक परिचर्चा के कार्यक्रम 11 में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि बंगाल की हिंसा, सामाजिक एवं राजनीतिक खामोशी। आज के हमारे इस समीक्षात्मक परिचर्चा के मुख्य जो अतिथि हैं वो हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी। आप कुलपति हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के, और हमारे दूसरे अतिथि हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी। आप नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के फेलो हैं, और इससे पूर्व आप इग्नू में फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी से पूछूंगा। जानना चाहूंगा कि सर, पिछले एक महीने से बंगाल में लगभग 40 दिन हो गए बंगाल में जो हिंसा का दौर चल रहा है, इसको यदि कुछ चुनिंदा टिप्पणियां और समीक्षाओं को यदि हम एक तरफ कर दें तो हम देख रहे हैं कि एक राजनीतिक और सामाजिक खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं और आप इसकी किस तरह से समीक्षा करते हैं एक शिक्षाविद के रूप में? नवीन जी, मेरा वीडियो आपके यहाँ से बंद हो जा रहा है। जी सर। वीडियो जी देखिए, आपने कहा बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, मैं उसे बंगाल चुनाव के पहले की भी हिंसा को संयुक्त करना चाहता हूं। और आपने कहा कुछ टिप्पणियों को यदि छोड़ दें तो एक प्रकार की चुप्पी है। जे सामान्य रूप में इस चुप्पी में कोई ऐसी विशिष्टता नजर नहीं आ रही कि पहली बार हो रही है। ये भारत में अकादमिक और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले वर्ग की एक पक्षीयता, एक पक्षधरता बहुत पहले से स्पष्ट थी, अब वो सबके सामने आ गई है। एक बात तो यह है। दूसरा यह है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ अनेक वर्ष से अकादमिक समुदाय और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले समुदाय में ये एक विचार चल गया कि वर्ग संघर्ष स्थापित करना ही है और वर्ग संघर्ष दिखाना ही है। तो ऐसे में जहां पर भी कहीं ऐसा लगता है कि एक विचारधारा जिससे वो सहमत नहीं है, यदि उसके लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार और निरंकुशता का व्यवहार होता है तो उसे वो मानते हैं कि ये एक वर्ग जो शोषक वर्ग है उसको समाप्त किए जाने की प्रक्रिया है। इसे हो सकता है मैं व्यंजना में कह रहा हूं ये बात, लेकिन सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जरूर कहता हूं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में मतभेदों को सम्मान देने के लिए ही राजनीतिक दलों के वैभिन्न की स्थापना की जाती है। और यदि राजनीतिक दलों में विभिन्नता हो तो चुनाव लड़ते हैं तो कोई जीतता है, कोई हारता है। जो हारता है उस हार को स्वीकार करता है, जो जीतता है उस जनादेश के अनुसार शासन करता है। लेकिन जो दल हार गया हो या एक ऐसा दल जिसके पक्ष में लोगों ने वोट दिया हो, उसके लोगों को चुन चुन कर उनके साथ अत्याचार करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनकी दुकानों को लूटना, उनके भवनों में आग लगाना, उनके लोगों को पीटना, उनकी महिलाओं पर अत्याचार करना, दुराचार करना, ऐसी घटनाएं विशेष रूप से केरल में भी हमने देखी है। केरल में एक विचारधारा विशेष के लोगों की हत्याओं की एक पुरानी श्रृंखला बनी हुई है। और ऐसे ही बंगाल में चुनाव से पहले भी हो रहा था, चुनाव के बाद भी हो रहा है। कुछ लोगों को राजनीतिक विचारधारा की प्रतिबद्धता इतनी बड़ी लगती है कि वो आंख मीच लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने आंख बंद की हुई है। अच्छा ये हुआ है आप जैसे कुछ मित्र इस विचार को सबके सामने ला तो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और वे भी स्पष्ट हो रहे हैं सबके सामने। मैं प्रोफेसर कपिल जी से जानना चाहूंगा कि जैसा भी प्रोफेसर साहब ने कहा। देखिए, मैं संजीव जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा जी। देखिए, बंगाल की चुनाव से पहले करीबन 6 महीने पहले मैंने एक बात कही थी कि अगर वहां के मतदाता को ये आश्वासन मिल जाए कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद उसके ऊपर हिंसा नहीं होगी,
हत्या नहीं होगी, लूटपाट नहीं होगी, तो वो आश्वासन अगर पूरा मिल जाए तो शायद चुनाव का नतीजा कुछ और होगा। और वो आश्वासन देने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है, क्योंकि चुनाव कराना, चुनाव में वोटर की रक्षा करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इसमें हम फेल हुए एक तरीके से। दूसरी बात मैं संजीव जी से थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, मार्क्सवादी जो है, मुझसे ज्यादा कौन जानता है इनको, इस बात को संजीव जी जानते हैं, मार्क्सवाद का उद्देश्य प्रजातंत्र नहीं है। मार्क्सवाद की आप कोई पुस्तक उठा के देख लीजिए, ट्रेनिंग देख लीजिए, भाई मैंने तो 23 अटेंड की है क्लासेस इनकी। मार्क्सवाद क्या लिखता है? वो कहता है उसका उद्देश्य सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। तो इसलिए अगर ये समझे कि वो प्रजातंत्र में विश्वास करके और चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ करके सत्ता में आना चाहता है, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। वो जितने भी प्रजातांत्रिक ढांचे विश्व के अंदर हैं, उन प्रजातांत्रिक ढांचों का जो संविधान में जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उन स्वतंत्रताओं का उपयोग अपनी मर्जी, अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। और इसीलिए आप देख लीजिए, इनकी तमाम वो फेमिनिस्ट बनी फिरती हैं, वो दिल्ली में कुछ हो गया, वहां कुछ हो गया, मोमबत्ती आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब जो महिलाओं के साथ आज बंगाल में हो रहा है, क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या वो महिलाएं नहीं है? एक आतंकी तक के मरने के ऊपर ये लोग सुप्रीम कोर्ट खुलवाने चले जाते हैं रात को। ये लोग प्रदर्शन करते हैं कि साहब इनोसेंट को मार दिया, ह्यूमन राइट नहीं थे। ये जिनको बंगाल में मारा जा रहा है, क्या इनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? या जो ये लिखते हैं। तो इस बात को भारत के मेरे साथी अपने दिमाग से निकाल दे कि मार्क्सवादियों का उद्देश्य प्रजातंत्र या प्रजातंत्र को बचाना या प्रजातंत्र के द्वारा सत्ता में आना है। इतने साल ये सत्ता में प्रजातंत्र के द्वारा बंगाल में रहे, मुझे बताइए, 35 साल के करीब। उन 35 सालों में अगर ये मार्क्सवादी थे तो इन्होंने फिर उस वर्ग के लिए क्या किया जो शोषित वर्ग है वहां का? उसका मुझे लेखा जोखा दे दे पूरा का पूरा अपना, क्या किया इन्होंने। अरे ये तो छोड़िए, शिक्षा के अंदर संजीव जी बैठे, प्राइवेटाइजेशन तक जो है इन्होंने लागू किया। हम दिल्ली में फेडकुटा की तरफ से लड़ते थे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, ऑटोनोमस कॉलेज के खिलाफ, और बंगाल का चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट देता था हम ऑटोनोमस कॉलेज बना रहे हैं। तो हमने जब पूछा भाई ये क्या हो रहा है, अरे बोले भाई सेंटर से यूजीसी से 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो मैंने कहा था कटोरा लेके बैठ जाओ। नंदीग्राम में क्या किया इन्होंने, और इसमें एक बहुत छोटी सी लघु कथा मैंने लिखी थी, आपको बता दूं कि एक नया कॉमरेड ने जब ये देखा नंदीग्राम में क्या हो रहा है, तो उसने भागा भागा गया सीनियर कॉमरेड के पास, उससे पूछा कॉमरेड ये क्या हो रहा है, गरीब किसान की जमीन छीन करके आप पूंजीपति को दे रहे हैं। उसने कहा भाई तुम कितने दिन से मार्क्सिस्ट बने हो? मैंने कहा जी 2-3 साल हो गए। बोले तुम अभी तक समझ नहीं पाए मार्क्सिज्म को? ये किसान जो है ये तो सबसे रेट्रोग्रेड क्लास है, इसीलिए स्टालिन ने इतने मारे थे रूस के अंदर। क्रांति तो मजदूर से आती है, इसलिए हम इस रेट्रोग्रेड किसान से जमीन छीन करके पूंजीपति को दे रहे हैं, जिससे वहां पे कारखाना लगाएगा, और कारखाना लगाएगा तो फिर मजदूर पैदा होंगे, फिर हम मजदूरों को मार्क्सवाद पढ़ाएंगे और फिर हम उससे क्रांति लाएंगे, फिर उससे क्रांति करवाएंगे। आज आप देखिए ना कि इनका जो जमींदारा पंजाब के अंदर ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जमींदारा है, ये किसान नहीं है, और लाल झंडे इन जमींदारा के साथ खड़े हुए हैं। अब वो किसान मजदूर को भूल गए, वो खेतीहर मजदूर को भूल गए, और वो इनके साथ खड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, और इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखिए। कम्युनिस्ट के लिए वायलेंस का जो है, जैसे भाई साहब ने कहा, कोई महत्व नहीं है। कितने लोग मरते हैं, नहीं मरते हैं, दूसरे के मरते हैं, क्या होते हैं, तमाम।
मैं तो वो तक कहता हूं कि माओ जो है वो कम्युनिस्ट नहीं था, वो वारलॉर्ड था, जिसने फासिज्म और कम्युनिज्म दोनों के हथकंडे अपना के वहां पे चीन को बनाया जो आज चीन बना हुआ है। और इनका एक सबसे बड़ा मजाक आप देख लीजिए, और कि ये अपने आप को वर्ग संघर्ष वाला कहने वाले आज भी उसका समर्थन कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा महाजन बन गया है, जो अपने पड़ोसियों की जमीनें उगाता है, जिसने विश्व में महामारी फैलाई है जैविक हथियार यूज करके। ये आज भी उसका बेशर्मी से हमारी टीवी चैनलों पे बैठ करके समर्थन करते हैं। अब बंगाल में क्या हुआ है देखिए, 47 से 46 से जो समस्या बंगाल में शुरू हुई, पंजाब से सिंध से 47 के बाद में जो लोगों को, जिसे मैं फोर्स्ड माइग्रेशन कहता हूं, वो बंद हो गया था, लेकिन बंगाल से निरंतर चलता रहा और 71 के बाद से ये और ज्यादा बढ़ता चला गया पूरे के पूरे। अब उसमें रहा कि गरीब लोग आए, ये सब आए, वो आए, पहले कांग्रेस वाले, उसके बाद सीपीएम वाले और उसके बाद टीएमसी वाले। ये क्या करते थे कि वो आदमी भारत की सीमा में बाद में आता था, उसका राशन कार्ड पहले बनवा के रख लेते थे, उसका वोटिंग कार्ड पहले बनवा के लेते थे। मैंने तो खुद देखा है कि नदी का बॉर्डर है और नदी पे हमारी जो बीएसएफ की पोस्ट है वो पीछे है और जो पार्टी का ऑफिस है वो उसके आगे है। अब इसके अंदर, और इन लोगों ने इसको अपने तरीके से वोट बैंक यूज किया, ये समझ रहे थे इनको सिर्फ वोट बैंक मिल रहा है, लेकिन ये उस बात को नहीं भूले कि सन 47 में जब सुहारवर्दी ने कहा था कि इंडिपेंडेंट बंगाल बना दो, इस बंगाल जो बनाना चाहते थे, और उस समय भी अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठ करके नहीं खड़े होते तो ये ममता बनर्जी आज वेस्ट बंगाल की फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, चीफ मिनिस्टर नहीं होती, वेस्ट बंगाल नहीं होता। जिन्ना ने कलकत्ता मांगा था कि मैं कलकत्ता के बिना ईस्ट बंगाल नहीं, ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनाऊंगा, नेहरू चुप होके बैठ गए थे। ये जो ऊपर इनको ये चिटगोंग वाला इलाका जो दिया गया ऊपर का, जहां पे ये ट्राइब है कौन सा अपना, जिसकी हिल्स में वो रहते हैं, जिन पे आज भी सबसे, मैं अभी नाम याद आ जाएगा, और आप हैरान होंगे सुन के कि पार्टीशन लागू होने से पहले ही कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन को आसाम में उसी समय भेज दिया गया था। अब ये जो हो रहा है, ये तो अपना वोट बैंक मान के चल रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि वो गजवा हिंद को देने वाले लोग जो है उनकी तैयारी कुछ और है। हमने भी अपने बचपन में एक नारा सुना था कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और अब इनके साथ एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है पिछले 15-20 साल के अंदर, कि इस डायमेंशन को बढ़ावा देने के लिए जो धार्मिक कट्टरवादी हैं वहां पे, मत भूलिए आईएस ने जो नक्शा बनाया है इस्लाम का, उसमें पूरा भारत आता है। अलकायदा जो कहता है उसमें पूरा भारत आता है। मेरे पे ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि किस तरीके से इनके वो आदमी जो सीरिया में जाके आईएस के लिए लड़े हैं, वो रात को कूद के इधर आते हैं, भाषण देते हैं आकर के, और सुबह 5 बजे फिर वापस लौट के चले जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, और देखिए माफ कीजिए, हमारी सारी सरकारों को आईबी की पूरी रिपोर्ट से मैंने अपनी एजेंसीज को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। जब नेपाल की तरफ से भी आ रहा था पाकिस्तानी, इधर से भी आ रहा था, अब ये समझती है ममता बनर्जी के इसको ये मुस्लिम वोट मिल रही है, ये उनकी आका बन गई है। इसे ये नहीं मालूम कि जिस दिन उनको मौका पड़ गया पूरा, जिस लाइन पे वो लोग चल रहे हैं, अगर खाली ये मामला राजनीतिक और इलेक्शन की वोट का होता तो फिर ये हिंसा क्यों बंगाल में? भाई तुम चुनाव जीत गए थे, तुम्हारी सरकार बन गई, खत्म हो गई बात। भाई हमारे इलाकों में भी होता था ये कि इलेक्शन से पहले बूथ कैप्चरिंग होगी, लड़ाई पड़ाई होगी, वो सब होगी, लेकिन एक बार जब चुनाव खत्म हो जाता था तो इस तरीके की वायलेंस नहीं होती थी। इस वायलेंस के पीछे खाली चुनाव और राजनीति नहीं है, इस वायलेंस के पीछे वो मानसिकता है जो गजवा हिंद की मानसिकता चल रही है, जो भारत के डेमोग्राफिक चेंज की बात चल रही है। आप अगर खाली राजनीतिक था, आप डरा धमका के कहते कि अच्छा ठीक है भाई वोट हमें दे देना, अगली बार से नहीं दोगे तो। घर क्यों खाली करवाए जा रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव,
बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं वहां पे? तो जो लोग इसको केवल एक राजनीतिक मानते हैं, उनसे बड़ा नासमझ इस देश के अंदर कोई नहीं। सर अब रही बात इनकी ये जो चुप्पी साधने वालों की बात की है, तो भाई इनका तो एक अपना एजेंडा है। मैंने परसों ही एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने गांधी जी के 3 मंदिर दिखाए थे और मैंने कहा था कि अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार होता है तो एक बंदर कहता है इनको देखो मत, अगर कोई उस अत्याचार पे आवाज उठाता है तो दूसरा बंदर कहता है सुनो मत, और अगर कोई कहता है भैया ये हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर ये हिंसा हो रही है, कुछ तो बोलो, तो तीसरा बंदर कहता है नहीं मुंह बंद कर दो। और अब एक चौथा बंदर आ गया है, और वो चौथा बंदर बैठा है, वो भी मैंने फोटो लगाई थी कि वो चौथा बंदर लिख करके जो है, जो इस हिंसा का विरोध करने वाले या इस पे आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ लिखता है विदेशी अखबारों के अंदर। ये स्थिति है नवीन। जो जैसा आपने कहा, एक प्रश्न और मन में आ रहा है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो कुछ भी ये हो रहा है, चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री का इशारा और प्रत्यक्ष समर्थन नहीं है? हो ही नहीं सकता बिना मुख्यमंत्री के, हो ही नहीं सकता भाई। देखिए एक बात समझिए, मुख्यमंत्री ही नहीं, मैंने तो अभी अपना एक लेख लिख रहा हूं मैं, जिसमें मेरा पूरा आर्गुमेंट में ये दे रहा हूं कि अब सरकार को सेंट्रल सर्विसेज को लेकर के भी सोचना पड़ेगा। ये जो कैडर बना रखे हैं ना, कि ये बंगाल कैडर है, ये असम कैडर है, ये यूपी कैडर है, ये पंजाब कैडर है, इस पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने इनका कैडर खड़ा कर दिया, तो वो अफसर कहता है कि मुझे लौट के तो अपनी स्टेट में ही आना है, तो मैं तो स्टेट गवर्नमेंट का ही करूंगा जो स्टेट गवर्नमेंट मुझे कह रही है। जो महाराष्ट्र में भी हुआ आप देखिए ना, परमवीर सिंह वगैरह ने जो किया है, सेंटर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आईपीएस तुम्हारा है तुम उसको सेंटर में रिकॉल कर सको। और बंगाल का हाल आपने देख ही लिया कि चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है, उसको सेंटर बुलाता है और वो कैसे डिफाई करता है, और उसका उल्टा उसका वो कंसल्टेंट बन जाता है, एडवाइजर। उसकी पत्नी को यूनिवर्सिटी का वो बना दिया, जबकि पीएचडी भी नहीं है। क्या बना दिया? जी मेरी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसकी हेड बना दी है, और जबकि हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर उसकी उसकी मतलब उनकी पीएचडी भी नहीं है। नहीं देखिए, उस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि एक मैंने अभी पुष्पेंद्र जी को इंटरव्यू दिया है अपना, ये जो 65 आईएएस वालों ने लिखा था ना, वो कंसर्न टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, उसका जवाब देते हुए मेरा 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू है, वो उनका देखिएगा आप, कि ये जो नौकरशाही है ना, इसमें चंद ईमानदार लोगों को छोड़ के, भाई हमने तो शिक्षा में देखा है पूरा प्राइवेटाइजेशन जो शिक्षा का हुआ, इनके बच्चे कहां पढ़ने जाते थे, कहां, जब एडमिशन अपने मेरिट पे नहीं मिलते थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो हमने अंग्रेजों से पाली थी, उसमें हमारे ग्रेट चाचा जी ने कोई परिवर्तन नहीं किए। क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा था कि मुझको जब गांधी जी से पूछा गया, तो जून 27 की एक मीटिंग में गांधी जी से पूछा गया था कि भाई आपके आप लीडरशिप चेंज होगी, आजादी आ रही है, तो गांधी जी ने कहा था वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिशर्स। हमारी जो गुलामी मानसिकता है, आज भी हम कितनी बड़ी उससे कहते हैं, फला का बाप आईसीएस था, आईएएस को अपने सिर पे बिठा के रखा हुआ है। जो अंग्रेजी पुलिस थी, उस पुलिस का काम था भारतीयों को दबा के रखना। आजाद भारत की जो पुलिस थी, उसका काम था भारतीयों को फैसिलिटेट करना। कांग्रेस ने इस मानसिकता को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। मैं जो बार बार कहता हूं कि ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, और कांग्रेस की पॉलिसी बनी रूल एंड डिवाइड। आप कोई व्यवस्था उठा के देख लीजिए, जाति व्यवस्था के ऊपर देख लीजिए, किसी चीज पे देख लीजिए उठा करके, जितने अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए जितने हथकंडे बनाए थे बांटने के, उन सारे हथकंडों का इस्तेमाल करके 47 के बाद में हमारे यहां जो इस्टेब्लिश की गई वो डेमोक्रेसी नहीं थी। मैंने एक नया वर्ड कॉइन किया है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर बैठे हैं मेरे साथ, फ्यूडोक्रेसी। आप देखिए ना, पूरे भारत के ऊपर 20 परिवारों ने राज किया है, कश्मीर से शुरू हो जाएंगे।
आपको प्रजातंत्र बचाना है तो एक कानून बनाइए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है एक ही परिवार के व्यक्ति 1-2 बार से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये बंगाल की जो स्थिति है, इसके अंदर मेरे को एक बार को ममता की चिंता नहीं है, मैं आपको बता दूं। मुझे टीएमसी की चिंता नहीं है। मेरी चिंता है ये धार्मिक कट्टरता और ये जो गजवाए हिंद वाले लोग आकर के अपने वहां पे बेस बना चुके हैं, मेरी चिंता वो है। आप देखिए ना कैसे बेस बनता है। रोहिंग्या को वो बर्मा के बॉर्डर से जम्मू किसने पहुंचा दिया, और जम्मू में वो भी कैंटोनमेंट के पीछे जाके बसा दिया उनको। ये जो ऑर्गेनाइज रैकेट हो रहे हैं, आज ही पकड़ा गया है यूपी के अंदर, वो 11 लोग जेल हुए हैं जो रोहिंग्या को लाके बसाता था और जिसको पैसा पीछे से पीएफआई से मिलता था। और जो ये एक तब्दीली कर रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज की, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मेरे विश्वविद्यालय के पास करीबन 8-9 बिरयानी की दुकानें आ गई। तो मैंने एक से पूछा एक दिन, भाई कहां से हो? बोला मुरादाबाद से। मैं यहां कैसे आ गए? साहब वहां कोई काम धंधा नहीं था, मस्जिद वालों ने 1 लाख रुपए दिए, बोले दिल्ली चले जाओ। तो मैं यहां आ गया और ये मैंने कमरा ले लिया 5,000 पे, और बीवी मेरी बिरयानी बना देती है, शाम तक अपना वो 400-500 रुपए कमा लेता हूं। मैंने कहा खैर बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें रोजगार मिल गया, सब मिल गया, तुमने वोट भी अपनी बनवा ली क्या? बोले हाँ जी, वोट भी यही दिल्ली की बनवा ली। तो मैंने कुछ उसको स्टडी किया चीज को, और उसमें जो चीज मेरे सामने निकल के आई कि एक डेमोग्राफिक चेंज की एक ये चीज हो रही है कि अगर एक कम्युनिटी की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 20-22% वोट हो गई है, जहां वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो अब अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की बात करो कि लोगों को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजो। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि आज जो बंगाल में हालात हैं, एक आदमी, आम आदमी जो है, वो जो भाजपा का समर्थक है या भाजपा के कैडर का है, और वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो खुलकर के आकर के कुछ कहने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में भी अभी हुआ कि आप अपने वो दें, और सुप्रीम कोर्ट से भी चल रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी उसके अंदर जो भय भरा हुआ है, क्या ये मानवाधिकार और जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा? देखिए नवीन जी, मैं मेरे बड़े भाई ने जो बात कही है उसके सैद्धांतिक पक्ष की ओर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और वो ये कि केवल राजनीतिक नहीं है। ये बात सही है जो कपिल जी ने कहा कि इसका केवल राजनीतिक आयाम नहीं है, इसका एक सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, धार्मिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, और भारत की सुरक्षा का भी एक आयाम है। इसको ऐसे समझने की आवश्यकता है। ये डरा हुआ शब्द जब आप कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 2014 से कुछ लोग डरे हुए थे, वे अचानक दिखाई नहीं पड़ रहे, जिनके बारे में आपने कहा अभी, वे नहीं डरे हुए। ये डरा हुआ में ऐसा कई बार मुझे लगता है कि हम जिनको सोच रहे हैं कि डरा हुआ है, वे डरे हुए हैं ही, लेकिन वे भी डरे हुए हैं जिन्हें निर्णय लेना चाहिए, वे भी डरे हुए हैं जिन्हें व्यवस्था के सुधार के लिए आगे आना चाहिए। तो ये चिंता का विषय इस रूप में अवश्य है। मैं इसे एक प्रकार से पूरे तंत्र की विफलता कह रहा हूं। कपिल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, हो सकता है मैं उतना स्पष्ट न कह पा रहा हूं, लेकिन प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र, विधायिक तंत्र, सबकी ये विफलता है, और न्यायिक तंत्र, सबकी ये सामूहिक विफलता है जो हम बंगाल में देख रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजों में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी वैचारिकी को आगे बढ़ाने के नाम पर जिन लोगों ने अब तक वहां 35 वर्ष शासन किया, और उसके बाद उनके लोग भी, वो केवल भाजपा के नहीं जो आपने कहा, उनके लोगों के साथ भी हुआ है, उनके साथ कम हुआ है, भाजपा के ज्यादा हुआ है, लेकिन किसी भी विचारधारा के, किसी भी दल के, यदि कोई चुनाव हार जाता है, जीत जाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस समाज में मैं चिंता कर रहा हूँ, से और आगे जाता हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ समाज की, पूरे बंगाल के बच्चों की, उन युवाओं की जो इस लोकतंत्र को विकसित होते हुए देख रहे हैं, और वो ऐसा लोकतंत्र देख रहे हैं 35 साल का उन्होंने
वामपंथ का एक अधिनायक तंत्र देखा, और इधर 10 साल से अधिक समय का और आजकल का बंगाल का हिंसा का तांडव देख रहे हैं, तो क्या क्या छवि उनके मन में लोकतंत्र की बनेगी? क्या आकांक्षा उनके मन में लोकतंत्र की बनेगी? और कैसा उनका समाजीकरण होगा, राजनीतिक समाजीकरण उनका कैसा होगा? इसलिए मानवाधिकार तो एक प्रश्न है ही, मानवाधिकार के साथ साथ कई बार मुझे लग रहा है व्यक्तियों के संपूर्ण निर्मिति, उनके व्यक्तित्व की जो निर्मिति होगी वो प्रभावित होगी इससे। हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनको ऐसी घटनाएं प्रभावित ही नहीं करती, इसका अर्थ है उनके लिए सामान्य बात है। यदि कोई प्रतिरोधी विचार है, उसके लोगों के साथ हिंसा हो रही है, तो वो सामान्य नहीं हो सकती। किसी के साथ भी हिंसा सामान्य नहीं हो सकती। जिनके लिए हिंसा का सामान्यीकरण किया गया है, उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का दूषण हो गया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मानवाधिकार का प्रश्न भी है, ये मनुष्यों के व्यक्तित्व के निर्माण का प्रश्न भी है, समाजों के निर्माण का प्रश्न भी है। विश्व भर में हम कहते थे बंगाल क्या सोचता है, जो सोचता है बंगाल देशवाद में सोचता है। आज बंगाल कितना पीछे जा रहा है इस रूप में, राजनीतिक रूप में। कोई एक दल जीते हारे वो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से समृद्ध है, जो अपनी भाषा की दृष्टि से समृद्ध है, जो अपने इतिहास, आध्यात्मिकता, कला, रचना, साहित्य, धर्मिता की वजह से समृद्ध है। उस वहां पर आज ऐसा समाज देखने को मिल रहा है कि हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है और हिंसा को कोई विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे लिए। इसलिए मानवाधिकार के प्रश्न को उतना महत्वपूर्ण न मानते, क्योंकि मानवाधिकार का प्रश्न भी फिर ऐसा हो जाता है, निरपेक्ष नहीं है। उसमें बहुत सारे लोगों के, अभी उन्होंने जिन संगठनों का उल्लेख किया, अलकायदा का, आईएसआईएस का, एक आतंकवादी जिसने भारत पर हमला किया, उसके अधिकार के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन बहुत सारों के, बस्तर में मैं 4 साल रहा हूं, बस्तर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं सशस्त्र बलों के, उनके मानवाधिकारों के लिए कोई नहीं बोलता। तो ये जो भाव है, हमने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को, कपिल जी उसमें सिग्नेटरी हैं, मैं भी हूं, भारत के करीब 600 बुद्धिजीवियों ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि इस बंगाल की हिंसा के संबंध में कुछ ना कुछ सकारात्मक ठोस कार्रवाई करने की कृपा करें, इस पर चिंता करें। लेकिन हो क्या रहा है, वो 50 आईएएस रिटायर्ड, जिनके बारे में भी बहुत वर्णन कर दिया हमारे बड़े भाई ने, वो लिख देते हैं और देश का सो कॉल्ड नेशनल टीवी चैनल्स और मीडिया उसे कह देता है, देखो इतनी बड़ी चिंता का विषय हो गया। कुछ फिल्मों के कलाकार लिख देते हैं और उसे नेशनल इशू बना देते हैं। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवियों ने लिख कर दिया है, उसको विषय नहीं बनाया है, क्योंकि वो उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठ रहा है, वो एजेंडा में फिट नहीं बैठ रहा है। इसलिए ये मानकर चलिए, और ये बात जहां से कपिल जी ने प्रारंभ किया था, मैंने बहुत सूत्र में कही थी, उन्होंने विस्तार से बता दी। सच बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। वामपंथ और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी हैं, उनमें आपस में कोई संगति नहीं है, संगति होने की संभावना नहीं है। लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव जीतकर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना उनके लिए एक स्ट्रेटेजी है, एक तकनीक मात्र है, उनके लिए वो मूल विचार का आधार नहीं है। ये समस्या भारत की राजनीतिक प्रणाली को, भारत के अकादमिक समुदाय को और भारत के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले समुदाय को भी समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जिन विचारधाराओं को सामंजस्य, सहयोग, समर्थता सबकी बढ़ाने का विचार करना चाहिए, उसकी बजाय वे शत्रु खोजते हैं। और जब शत्रु खोजते हैं तो फिर शत्रु का उन्मूलन तो सामान्य बात है, शत्रु का उन्मूलन तो स्वाभाविक बात है, उसके कौन से अधिकार, उसके कौन से मानव अधिकार। तो इसलिए वो मानव तो मान ही नहीं रहे उनको, जो उनके विरोधी हैं, उन्हें वो पहले से ही मानव नहीं मानते, उन्हें मानते हैं इन्हें तो समाप्त हो जाना ही चाहिए। ये तो इनके मूल विचार में ही अंतर्निहित है कि जो इस खांचे में नहीं बैठते हैं उनका समापन, जिसको उन्होंने अधिनायकवाद कहा सर्वहारा का तथाकथित रूप से, वो अधिनायकवाद इनकी वैचारिकी में विश्वास रखने वालों का अधिनायकवाद मात्र है, सर्वहारा का कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट रूप से समझिए। इसलिए बंगाल में जो हो रहा है, इसको इसके ऐतिहासिक कारणों में, कपिल जी इतिहास के बड़े विशेषज्ञ हैं, इसके ऐतिहासिक कारणों के कुछ संकेत उन्होंने किए। आप इसको बंग से साथ लेकर चलिए और देखिए उसके बाद बंगाल का किस प्रकार का विकास हुआ है, किस प्रकार से बंगाल बदला है, और बंगाल के आज के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा कि इसका भविष्य क्या होगा। ये डेमोग्राफिक चेंज, जनांकीकी का जो परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। और हम ये विश्वास करते हैं आज के समय में भारत के पास एक ऐसी केंद्रीय सरकार है जो इस पर निर्णय लेगी।
देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पर विचार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि जनांकीय परिवर्तन के विषय को संज्ञान में लिया जाएगा। आपकी बात जो अभी पूरी चर्चा हुई है, इसमें मेरा एक आखिरी प्रश्न प्रोफेसर कपिल कुमार जी से है कि जो ये सारी राजनीतिक और इस पूरी घटना पर जो बंगाल में दौर चल रहा है, इस पर जो राजनीतिक और सामाजिक चुप्पी जो साधे हुए हैं, यदि भविष्य में, वो समय में नहीं कह सकता हूं, भविष्य में कभी एक और विभाजन का कारण बनी ये चुप्पी, उस समय क्या होगा कि कौन इस बात को कह पाएगा कि हम दोषी नहीं है और इसके लिए कौन दोषी है? देखिए, मैं एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। 47 में गांधीवाद ने इस देश का विभाजन करवाया था, और जो 47 में हिंसा हुई सांप्रदायिक, उसको आप गांधीवाद की लड़ाई के तरीकों से अलग हटा के नहीं देख सकते। कि जो अहिंसात्मक 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 कहते रहे और जो नतीजा उसका आया, देश का विभाजन, और उस पर जो हिंसा हुई, वो पूरा उस स्ट्रगल का एक लॉजिकल आउटकम था। और मुझे अफसोस आज ये है, कम से कम उस समय तो अलकायदा नहीं थी या वो आईएसआईएस नहीं था, उस समय तो बहुत कम गिने चुने थे, 4-5 नेता थे सिर्फ। आज के समय में गांधीवादी नीति देश के इस अलगाववाद को सॉल्व नहीं कर सकती। अगर हम ये समझेंगे कि गांधीवादी नीति अपना करके आप बंगाल में इस चीज को रोक लेंगे, तो कोई इस गलतफहमी में नहीं रहे। वो दिन दूर नहीं जब वो आईएसआईएस और इनके झंडे जो है कई और पे भी इस देश में गड़े हुए होंगे। अगर आपको देश को बचाना है, और मेरी भारत में ये हर संप्रदाय के आदमी से बात मैं कर रहा हूं, मैं खाली हिंदू विशेष से बात नहीं कर रहा हूं, जो भी भारतीय नागरिक है वो इस बात को समझे कि इनसे लड़ने के लिए सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। आप गांधीवाद को वहां रखिए कि जहां आपको रूरल डेवलपमेंट करना हो और लोकल इंडस्ट्रीज लगानी हो, वो लगानी हो, वहां पे गांधी चलेगा। आज आपको अपने को इतना मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया भी है चीन के साथ में ये चीज, कि पहले जो था कि एक गाल पे मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो, फिर हुआ कि अगर कोई एक मारता है तो अच्छा उसको वापस दूसरा मार दो। हमको इतना सशक्त होना पड़ेगा कि कोई हाथ ही हमारी तरफ ना उठ पाए, इतनी हिम्मत ना कर पाए हमारी तरफ जो हाथ उठा सके। वो हाथ काटने की या मारने की तो बात बाद में आएगी, हमको इतना सशक्त होना पड़ेगा और उसके लिए एकजुट होकर चलना पड़ेगा। और जो हमारे आंतरिक लोग इनका समर्थन करते हैं, कल आपने देख लिया ना दिग्विजय सिंह बेग क्या बोले, क्या बोले, पाकिस्तानी एजेंट नहीं है तो क्या है, जाकिर नायक का चेला करे, मेरे में मुकदमा मानहानि का सुप्रीम कोर्ट में कि मैं इसको जाकिर नायक का चेला और पाकिस्तानी एजेंट बता रहा हूं, तो मैं खड़ा होकर खुद आर्ग्यू करूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, ये देश जब भी गुलाम हुआ, इस देश पे कोई युद्ध तक जो है किसी ने अपनी वीरता से नहीं जीता, हमारे वीरों को हरा करके हमें गद्दारों ने मारा। इतिहास पढ़ाता हूं, भारत के गुलाम बनने के कारण पढ़ाए, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर अपनी आंखों से मैं ये देखूंगा कि लोग कैसे देश को गुलाम बनाने के लिए लामबंद हो जाते हैं। इस पे हमारी युवा पीढ़ी को सोचना होगा, उठना होगा कि बंगाल का भी जो हिसाब है, जो बात हुई अभी, भाई तुम्हें रोजगार चाहिए, तुम्हें अपना कैरियर चाहिए, तुमको आगे चाहिए, और वो तुम्हारा देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने तो इनका नाम बिल्कुल दूसरा, मैं तो दूसरे नाम से बुलाता हूं।
मैंने तो नाम हिंसावर्धनी रखा हुआ है। मैंने तो देखिए, चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी देखिए, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको बताऊं। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने वोटर की सुरक्षा के लिए तत्पर नहीं थे, ये सबको मालूम था कि वायलेंस होगी वहां में, चुनाव में भी होगी, पहले भी होगी, बाद में भी होगी। अगर आप अभी बंगाल में इतने सशक्त नहीं हुए थे कि आप अपने वोटर को बचा सके, तो जल्दबाजी क्या थी इस इलेक्शन की? इन्हें लड़ने देते ना, कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को और टीएमसी को आपस में मारने देते एक दूसरे को। इतनी जल्दी क्या थी हमें कि स्टेट को भी लेना है? इन्हें लड़ने देते अभी आपस में, मारते एक दूसरे को। तो उन्होंने तो हिंसा कर ली थी सत्ता में आने के लिए। तो फिर मैं देखता कि ये किसको मारते, ये जो आते हैं बाहर वाले, ये जिहादी टाइप वाले और वो सब जो। और इनको ना तो कम्युनिस्टों को ये इतिहास नहीं देखते हैं, ना ये टीएमसी वाले, कि जहां जहां पे भी कट्टरपंथ आया है दुनिया में, चाहे वो इराक रहा हो, चाहे वो ईरान रहा हो, चाहे वो सीरिया रहा हो, चाहे वो लेबनान रहा हुआ, उसने सबसे पहले ये जो तथाकथित लिबरल है ना, सबसे पहले इन्हीं का सफाया किया है उन्होंने, किसी दूसरे का नहीं किया। सबसे पहले लेकिन ये है कि अब चेतना की जरूरत है। मैं तो इसमें, और मैं तो ये कहता हूं कि भाई साहब देखिए, हम घबरा किस बात से रहे? कैसे वहां एक मौलवी की हिम्मत हो जाती है कि वो ये कहे कि मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो मोदी की दाढ़ी काट के लाके देगा मेरे को? अगर मैं सत्ता में हूं तो मैं तो अपने हेलीकॉप्टर से कमांडो भेज दूं उसी समय और उठवा लूं उसको कमांडो से रातों रात। क्योंकि अब हम इस स्थिति में नहीं है कि देश विरोधी ताकतों को पनपने दें इस देश के अंदर। ये बहुत बड़ी भूल होगी। और अगर इनको नहीं ठीक किया गया, नहीं इनका इलाज किया गया, कम से कम जो बाहर वाले हैं, जो ये आतंकी और ये सब बाहर से आ रहे हैं, जो बाहर से प्रचार करने आ रहे हैं, इनको तो रोकिए, इनको तो पकड़िए। आपको एक बात मालूम है कि सन 47 से वीजा प्रॉपर लेकर के हिंदुस्तान का कितने लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए? संजीव जी और मैं दोनों मेरठ से ही हैं। अकेले मेरठ में 20,000 वो गायब हैं। कहां गए? वो तो हमारे नागरिक नहीं थे ना। और कोई भी देश के नागरिक जब ऐसे गायब हो जाता है दूसरे देश में, तो वो देश हल्ला मचा देता है। पाकिस्तान ने कभी हल्ला नहीं मचाया। वो तो 47 के बाद से ही अपनी नीति लेके चल रहे हैं, क्या उन्हें करना है हिंदुस्तान के साथ। गलती तो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है सो कॉल्ड ये फायदे लेने वाला लिबरल एलिमेंट और सेकुलर एलिमेंट, जिसे मैं सेकुलर बोलता हूं, सेकुलर एलिमेंट, इनको सिर्फ उन्हीं के अधिकार दिखाई देते हैं और किसी के साथ कुछ हो जाए नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज को अगर नहीं रोका गया तो भाई साहब 10-12 साल की बात है। और मैं तो इससे ज्यादा समय नहीं देता हूं। कोई उस दिन 20-25 साल कह रहा था, मैं तो 10-12 साल का समय दे रहा हूं। हम चाहे कितने भी सशक्त हो, कितने भी वो हो, मुझे बाहर के आक्रमण की बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरे देश का सिपाही बहुत मजबूत है, नेतृत्व बहुत मजबूत है, चाइना को दिखा दिया गलवान में। और ये जो बेवकूफ चिल्लाते हैं ना, ये जो समझते हैं कि जेएनयू के अंदर आजादी आदि के नारे लगाने से ये देश की स्वतंत्रता को बचा रहे हैं, इस देश की संविधान को, स्वतंत्रताओं को, हमारे अधिकारों को अगर कोई बचा रहा है तो वो सैनिक है जो 24 घंटे इस देश की सीमाओं पे खड़ा होकर के हमारे संविधान, हमारे झंडे और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। वो ये नहीं है। और इन बर्बादी वालों के साथ में, मैं तो बर्बादी वाला बोलता हूं इनको, इनके साथ में किसी भी तरीके की लीनियंसी, आपको कानून बदलने होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, टाइम जरूर इसमें जा रहा है। अभी आपने दिल्ली में देखा एक चीज हुई,
एक नवीन कालरा नाम का व्यक्ति जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की सारी वो कर रहा था, वारंट इशू हो गए। 15 दिन पुलिस उसको ढूंढती रही, पुलिस का पैसा भी खर्च हुआ, एनर्जी भी खर्च हुई, सब कुछ हुई, पुलिस पकड़ के ले आई, कोर्ट में ले गए, 1 लाख के मुचलके पे बेल हो गई। तो भैया फिर ये क्यों कानूनी क्यों नहीं बदल देते? सीधा कानून बना दो कि भैया कोई पुलिस ढूंढने डांडने नहीं जाएगी, उस आदमी के घर के बाद एक नोटिस चिपका दो कि भाई तू वांटेड है और कोर्ट में आ जा, और कोर्ट में आके अपनी बेल करवा जा। यही टेररिज्म पे है। ये जो टेररिस्ट के अधिकार सेना पे और उस पर मानव अधिकार के दावे डालते हैं ना, तो मैंने एक सुझाव दिया था, मैंने कहा जी मोबाइल कोर्ट बनवा दीजिए हेलीकॉप्टर वाले, और जहां पे भी आतंकी हमला करता है वहां पे तुरंत ये हेलीकॉप्टर जाए, और इसमें वो प्रशांत भूषण जैसे मानव अधिकार का वकील भी बैठ के जाए, और वो वकील वहां पे समझाए कि नहीं साहब ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो मानव अधिकार है, इसका ये करना है वो करना है, और जज वहीं पे निर्णय दे। और अगर जज निर्णय कहता है कि हाँ भैया आतंकवादी है, तो भैया आर्मी वालों को फायर करो उसके ऊपर। मास्टर के बेटे को आतंकवादी, क्या मजाक बना दिया है इस देश का। ये नया रोल जो मैं जुडिशरी का देख रहा हूं, और जुडिशरी फिर क्या, और उसकी वजह है कि जब एग्जीक्यूटिव फेल होती है तो जुडिशरी आई, और एग्जीक्यूटिव को फेल करने में आपका जो ये सरकारी बाबू है, ये सबसे बड़ा रोल उसमें प्ले करता है। सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में चुनाव में, मैंने तो चुनाव में भी देखा है कि किस तरीके से एक डीएम जो है पूरे चुनाव को पलटाव कर सकता है। मैंने वो भी देखा है 96 में चुनाव में होते हुए, क्योंकि हमने ना इनकी मानसिकता बदलने की कोशिश की, ना पुलिस की, ना ब्यूरोक्रेसी की, और ना अपने लोगों की। हम भी भ्रष्ट है और पता नहीं कितने भ्रष्ट होंगे अभी। और हर कोई आज क्या चाहता है कि मैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाऊं, मेरी समस्या का कोई दूसरा हल कर दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, करीबन 1000 एनसीसी गर्ल कैडेट्स थी, करप्शन और नेशनलिज्म और कम्युनिज्म पे बोला था मैं उस दिन। तो एक बच्ची ने उठ के कहा कि सर आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, लेकिन आपने सुझाव कोई नहीं दिया। मैं कहा बेटा सुझाव तो तुम खुद हो, कैसे दूर हो सकती हो? तो बोला मैं तो कमजोर लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कहा तुम ही बेटा, तुम और तुम्हारी माताजी अगर घर में ये तय कर ले कि हम अपने घर के अंदर पिताजी को भ्रष्टाचार का पैसा लेके नहीं आने देंगे, तो पिताजी की हिम्मत नहीं है जो घर में घुस जाए। अगर आप 4 बच्चियां मोहल्ले की मिलकर के ये बना ले कि हम भ्रष्ट पॉलिटिशियन को वोट नहीं देंगे, तो मूवमेंट बन जाएगा आपके मोहल्ले के अंदर। आगे आइए तो सही हिम्मत करके। लेकिन एक मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि जब मैं देख रहा हूं कि आज का युवा सच्चा इतिहास जानना चाहता है, आज का युवा राष्ट्रवादी है, वो समझता है कि राष्ट्र के ये जितनी ये लगे हैं ना देश को बदनाम करने में बाहर, हमें मालूम है कि बाहर आज भारत की क्या इज्जत है। प्रवासी कुछ ऐसे भारतीय भी जो भारत को साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे, आज वो भी शान के साथ सीना तान के कहते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री जहां मंगल ग्रह पे हिंदुस्तान पहुंच रहा है। तो देश के विकास के साथ ही हर इंडिविजुअल का विकास जुड़ा है। इसलिए हमको ऐसे तत्वों को, और बांग्लादेश से खास तौर से जो चीज चल रही है, इसको तुरंत रोकना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी एक्शन लेना पड़े, चाहे संविधान में परिवर्तन करने पड़े। अगर वो परिवर्तन करके इस समय एक्शन नहीं लिया गया तो आगे आने वाला इतिहास इस पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगा। अभी इस पूरी चर्चा में जैसे आपने सभी लोगों ने सुना, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो जिन्होंने भी भस्मासुर पाला है, भस्मासुर ने पहले अपने पालने वाले को ही नष्ट किया है। पिछले 40 दिनों से और उससे पहले भी जो बंगाल में हिंसा हुई है, ये को लेकर के देश में इसी तरह से शांति रही,
चुप्पी रही, तो ये आज बंगाल में हो रहा है, कल को देश के किन किन हिस्सों में होगा और भविष्य में क्या होगा, उसके लिए आप किसी और को दोषी मत ठहराइएगा। आप सब लोग सोचिएगा कि आप कितने बड़े दोषी हैं कि आप उस पर शांत बैठे हुए हैं और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। इसी के साथ मैं आज की बात यहीं समाप्त करूंगा।